जी, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बार बार ये यूज़ होगा, किसी भी कर्व के डेरिवेटिव से क्या मुराद होगा। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है, यकीनन डेरिवेटिव होगा तो आप जिस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं, अगर आपके पास एक वेक्टर दिया गया होगा, अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जितने भी हैं आप उनके डेरिवेटिव फाइंड करते चले जाएं, आपके पास पूरा वेक्टर का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ भी वही फिनोमेना है, अगर आपके पास कर्व है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाएगा ये देखें जी। सिंस आर फ्राम ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा टू आर एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अगर हमारे पास एक कर्व है तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो इसे आर प्राइम अपॉन टी से प्रेजेंट करेंगे, डी आर बाई डी टी भी लिखा जा सकता है। जबकि ये इन एक्चुअल डेरिवेटिव होगा क्या, ये इसके पहले कंपोनेंट मतलब आर वन का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, दूसरे कंपोनेंट आर टू का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तीसरे कंपोनेंट आर थ्री का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, अप टू सो ऑन आर एम का टी के रिस्पेक्ट से पहला डेरिवेटिव होगा। इसी तरह से अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, एक डेरिवेटिव पहले दिया जा चुका है, आप उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा आर डबल प्राइम अपॉन टी या डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स आर वन का डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से, आर टू का डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से, थ्री का डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से, अप टू आर एम का डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से। इसी तरह से जनरली आप चलते चले जाएंगे और आप nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। किसी भी कर्व का nth डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो आप उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का nth डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो आपके पास कर्व का डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब ये बात जो है मैं बता दी मैंने, मुझे अच्छा लगा कि ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। बार बार ये चीज़ यूज़ होनी है। अमूमन यूज़ तो ये होगा कि आप आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर थ्री और आर एन यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन चलें डेरिवेटिव का मकसद क्या है कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना। किसी भी कर्व के टेंजेंट से क्या मुराद है, प्रॉपर डिस्कशन तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दूँ सिंपल फॉर्म में जो है, इफ़ आर इज़ अ पैरामीटराइज कर्व देन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज़ आर प्राइम अपॉन टी इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी इज़ कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर ऑफ आर एट पॉइंट आर अपॉन टी। अगर आपके पास कोई कर्व दी जाए उसका जो आप पहला डेरिवेटिव लेंगे वो उसका टेंजेंट कहलाता है इन सिंपल वर्ड, लेकिन एक्चुअली टेंजेंट पे काफ़ी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर टेंजेंट की ग्राफिक्स की बात की जाए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर अपॉन टी, आर प्राइम अपॉन टी, या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर ऑफ आर एट टी, तो आपको ये फिगर शो हो रही है। किसी भी वेक्टर के टेंजेंट को आप जो है यूनिट वेक्टर आप से शो करते हैं, उसे आप जो है उसके इनिशियल पॉइंट को नाम दे लें आर अपॉन टी, और जो टर्मिनल पॉइंट होगा उससे में थोड़ी सी वेरिएशन ला कर टी और प्लस डेल्टा टी उसमें वेरिएशन है। तो ये आपके पास ग्राफिक प्रॉपरली दिखाई जा रही है कि अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो किसी भी टेंजेंट को, तो बेसिकली ये सिंपल वर्डिंग के अंदर टेंजेंट बेसिकली आपको स्लोप को प्रेजेंट करता है, जस्ट स्लोप को प्रेजेंट करता है आपके पास टेंजेंट जो है। तो ये आप लोग के सामने फिगर शो हो रही है। अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो रिकमेंडेड बुक्स भी आपके पास हैं, या फिर आप लोग जो है मेरे नोट्स देख लें, उसमें भी प्रॉपर डिस्कशन मौजूद है। एक प्रोपोजिशन है, रिज़ल्ट है एक छोटा सा, इफ़ टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ पैरामीटराइज कर्व इज़ कांस्टेंट देन इमेज ऑफ द कर्व इज़ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने पहले भी आपको बात बताई थी शायद, कि अगर किसी भी कर्व का टेंजेंट वेक्टर जो है वो कांस्टेंट हो तो फिर इस सूरत में कर्व आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट हमारे पास क्या है, कर्व के अंदर जो हम स्लोप लेके आते हैं, जो मुड़ाव है, झुकाव जो है, तो अगर वो कांस्टेंट होगा, हर जगह वो सेम रहेगा, तो इसका मतलब है कि कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगी। प्रूव करते हैं जी। हमारे पास गिवन ये है कि टेंजेंट वेक्टर एक कांस्टेंट की इक्वल है। हम टेंजेंट कर्व के उसे आर प्राइम से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कर्व के डेरिवेटिव से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कर्व का डेरिवेटिव ए के इक्वल है। फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट वेक्टर है जी आर प्राइम अपॉन टी। फिर इस सूरत में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस सूरत में इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से वो आपके पास जो है यहाँ क्या किया, आर प्राइम एट टी इक्वल ए था, तो एज इट इज़ लिखा डी आर ओवर डी टी, मतलब थोड़ा शो करने के लिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। इसमें से
डी आर सेपरेट कर लिया, आर प्राइम को हमने डेरिवेटिव फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टी था तो वो इस फॉर्म में लिख लिया है और इसे अरेंज किया, डी आर इक्वल्स टू ए डी टी की इक्वल आ गया है। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दें, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कर्व आ जाएगी ए टी प्लस बी की इक्वल, जो कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब जो पिछला क्वेश्चन है इसके दो केसेस बनते हैं। केस वन क्या है, अगर आपके पास ए नॉन ज़ीरो है, मतलब कांस्टेंट वेक्टर था लेकिन हो सकता है ज़ीरो, हो सकता है नॉन ज़ीरो, तो अगर तो नॉन ज़ीरो है तो फिर इस सूरत में पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो ए के पैरेलल ही रहेगी और बी में से गुजरेगी। अगर ए ज़ीरो है तो फिर इस सूरत में आपके पास कर्व का इमेज जो है वो एक सिंगल पॉइंट होगा जिसे आप बी से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो सिर्फ बी की इक्वल ही आ जाएगा। ये फिगर आप देख लें, यहाँ से प्रॉपर्ली आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी आप मज़ीद नोट्स में से देख लें। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, आपने कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। कर्व है cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसका टेंजेंट वेक्टर मतलब इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। आप क्या करें, इसे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लेके आना है। ये पोलर फॉर्म है तो आप पहली वैल्यू को x की इक्वल लिख लें, दूसरी को y की इक्वल लिख लें, इन्हें ऐड कर दें। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 1 के, जो कि कार्टेशियन इक्वेशन है। और आप इस कर्व का डेरिवेटिव लें तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2 cos आना है और आगे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन अरेंज करने के बाद -2 cos टी साइन टी आ गया, साइन स्क्वायर का 2 साइन और आगे cos, इसका आंसर आ जाएगा जी। एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है नॉर्मल लाइन। ऐसी लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होना, जो आपके पास टेंजेंट लाइन होती है उसे नॉर्मल लाइन कहा जाता है। द नॉर्मल लाइन टू अ कर्व एट अ पॉइंट पी इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट पी। ये फिगर आप देखें प्रॉपर्ली आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास एक टेंजेंट है जी, जिसे टी से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस पर एक पॉइंट पी मौजूद है और एक कर्व दिखाई गई है। तो कर्व और पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम नॉर्मल कहेंगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एक्स वाई टू द कर्व। कर्व दी गई है 2 cos t माइनस cos 2t और 2 sin t माइनस sin 2t, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और पॉइंट आपको π/4 दे दिया गया है। तो इस पर आपने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन दोनों फाइंड करनी है। इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का फार्मूला क्या है, और दूसरा आपको स्लोप निकालना नहीं चाहिए। कर्व हमारे पास दी गई है 2 cos t माइनस cos 2t, 2 sin t माइनस sin 2t। तो हम इस कर्व की π/4 पर वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास बिल्कुल एंड पे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 की इक्वल आंसर आ जाएगा वैल्यू स्पॉट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। अब आप क्या करें कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था उसे x का नाम दे दें मेन कर्व के अंदर, दूसरे को y का नाम दे दें। तो इनके डेरिवेटिव्स भी निकाल लिए। जब डेरिवेटिव्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने अब स्लोप्स निकालनी है, तो dy/dx जो वैल्यू निकाल चुके हैं इन्हें डिवाइड कर दें। इन्हें डिवाइड करने के बाद इनकी π/4 पर वैल्यू फाइंड कर लें। ये आपके पास m1 यानी पहली स्लोप की इक्वल आ जाएगा। इसी का आप रेसिप्रोकल ले लें। m1 आपके पास आ चुका है सॉल्व करने के बाद, 1/√2 माइनस 1 ये आ चुका है। अब आप क्या करें, इसी का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करते हुए आपके पास m2 आ जाएगा, जो कि होगा -√2 माइनस 1 के। m2 आ चुका है 1 - नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये आपके पास होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसके अंदर आपने वैल्यू स्पोर्ट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू स्पोर्ट कर लेंगे तो आपके पास ये देखें जी आंसर आ जाएगा। y1 की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू m1 की वैल्यू पुट कर दी। टेंजेंट के लिए आपने m1 यूज़ करना है फर्स्ट स्लोप, और आगे x1 की वैल्यू भी पुट कर दी है। सॉल्व करने के बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन होगी जो कि आपके पास आ रही है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 विद मल्टीपल ऑफ y प्लस 3 एंड मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन होगी सॉल्व करने के बाद। सिमिलर वे के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लगानी है। तो इसमें आपने क्या करना है, स्लोप की जगह आपने m1 की जगह -1/m2 लिख देना है।
वो -1/m लिखा है, जनरल फार्मूला है। तो अब 1/m जो है इसकी जगह आप m2 लिख देंगे। बेसिकली 1/m 1 है तो इसकी जगह m2 लिखेंगे। सेम प्रोसीजर करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जब इसे अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 - (2) विद मल्टीपल ऑफ x - y + 1 = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन होगी सॉल्व करने के बाद। जी अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं आर्क लेंथ ऑफ पैरामीटराइज्ड कर्व। अगर हमारे पास कोई कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई हो तो उसकी आर्क लेंथ किस तरह से फाइंड की जाएगी। द आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व r starting from a point r at t0 is the function s at t and given by s at t will be equals to integral from t0 to t and absolute value of r derivative upon u with respect to du with multiple of du कह लें। अगर आपके पास कोई पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर कर्व दी गई हो तो आपने उसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस कर्व का एक डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने उसका मॉड ले लेना है और फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। आर्क लेंथ को s से प्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा इंटीग्रल फ्रॉम t0 टू t एंड जो कर्व निकाली होगी आपने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे और आप उसे u की रिस्पेक्ट से या जो भी पैरामीटर यूज़ करें उसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव ले लेना। अमूमन t या थीटा फॉर्म के अंदर आपके पास कर्व दी गई होगी तो आपने पैरामीटर चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल के अंदर देखें तो आपके पास जो लिमिट्स हैं वो t0 से t तक है, तो ये चूँकि बाद में यूज़ होनी है इसलिए आपने जब ये फार्मूला यूज़ करना है तो एक दफ़ा पैरामीटर t और थीटा की जगह आपने u पुट कर देना है ताकि बाद में आपको लिमिट्स पुट करने में आसानी हो। ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ लॉगरिथमिक स्पाइरल। आपके पास एक कर्व दी गई है, ऐसे लॉगरिथमिक स्पाइरल कहते हैं। ये स्पेसिफिक फॉर्म है आपके पास r at t = e⁻kt cos t और e⁻kt sin t इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इसका पहले डेरिवेटिव निकालना है। आपके सामने शो हो रहा है, आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद चूँकि मल्टीपल था तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए आपने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। हर एक वैल्यू का अलग से आप जो है वो आप पावर 2 ले लेंगे, मतलब स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास फोर्थ लाइन के अंदर देखें तो r' at t इस एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू e⁻kt एंड स्क्वायर रूट ऑफ k² + 1। ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने आर्क लेंथ फाइंड करना है। आर्क लेंथ का फार्मूला s at t इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम t0 टू t r' at u इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विद मल्टीपल ऑफ du। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ t था वहाँ u रिप्लेस करते हुए वैल्यू पुट कर देनी है और t0 अगर ना दिया हो तो हमेशा आपने 0 से स्टार्ट करना है। ये बात याद रखिएगा। 0 से स्टार्ट किया, 0 से t तक e⁻ku k² + 1 का स्क्वायर रूट है और साथ में du है। इससे आप इंटीग्रेट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ k² + 1 चूँकि कांस्टेंट वैल्यू वो साइड पे होगी, बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लेने के बाद इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एंड पे देखें आपके पास s at t इक्वल आ जाएगा k² + 1/k एंड इन ब्रैकेट e⁻kt - 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। यूनिट स्पीड कर्व। इफ r फ्रॉम open interval alpha beta to r⁻n is a parameterized curve, its speed at point r at t is absolute value of r' at t and r is said to be a unit speed curve if r' at t is unit vector for all t from a to b, that is r' at t its absolute value will be equals to 1। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक कर्व दी गई हो, आप उसका पहला डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका मॉड ले लें। अगर मॉड लेने के बाद आंसर 1 की इक्वल आए तो इस सूरत में वो आपके पास यूनिट स्पीड कर्व कहलाएगी। और जो आप किस डेरिवेटिव निकाल कर मॉड लेते हैं ना, वो स्पीड कहलाता है। और जब मॉड एक्जैक्टली 1 की इक्वल आ जाए तो वो यूनिट स्पीड कहलाता है। शो दैट कर्व इज़ यूनिट स्पीड कर्व। कर्व आपके सामने शो है, जस्ट आपने इसका डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट लिया, फिर इसका मॉड लिया। मॉड लेने के बाद जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास आंसर 1 की इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि गिवन कर्व यूनिट स्पीड कर्व है और यही आपका आंसर था। और डेरिवेटिव जो है कर्व का वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा।